नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगी बैठक। जिला अध्यक्षों और फ्रंटल संगठन के अध्यक्षों के साथ होगी 1-to-1 बातचीत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तैयारियों की समीक्षा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कृषि मंत्री शिवराज सिंह के दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा। टिहरी बांध परियोजना पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब। याचिका में भागीरथी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन और फंडिंग का उठाया था मुद्दा। चंपावत के एबट माउंट में गुलदार का आतंक। शोर मचाने पर जंगल की ओर भागा। घटना सीसीटीवी में कैद। वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। आकाशीय बिजली चमकने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। तो खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको यहां से ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर आज 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। कुमार पांडे, कृष्णदत्त पांडे चित्रकूट से, शिखर सिंह गंगा प्रसाद वर्मा रायबरेली से, अंशिका मिश्रा बाराबंकी से, सैयद शादाब हुसैन लखनऊ से सुपुत्र नवाब मियां, अनामिका राजवंशी, प्रदीप कुमार राजवंशी जनपद हरदोई। बहुत बहुत तालियों से इनका वंदन हो। ऐतिहासिक अविस्मरणीय पल। अर्चना कुमारी देवनाथ बलिया से, अवधेश कुमार जगेश्वर प्रसाद के सुपुत्र हैं लखीमपुर खीरी से, कल्पना जायसवाल जनपद बस्ती उमाशंकर जायसवाल के सुपुत्री, राहुल शर्मा जगमोहन शर्मा के सुपुत्र हैं लखनऊ से, कार्तिक सैनी बिजनौर से सुपुत्र प्रेम शंकर सैनी, और सबसे लास्ट में श्री कोमल सिंह सुपुत्र अमृत सिंह आगरा से। बहुत बहुत तालियों से इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत तालियों के साथ। मान्यवर हम सभी के परम आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हर पल हर क्षण प्रदेश के उत्थान और जन कल्याण के लिए समर्पित रहता है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जिनकी हमेशा सजग दृष्टि रही है और त्वरित कार्रवाइयों के जरिए आमजन में निर्भयता और विश्वास का भाव जागृत किया जाता है। आपके लिए हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं, लोक हिताय समर्पितम नेतृत्व तेजस्वी यशस्विनम धर्मे स्थितम कर्मनिष्ठम वंदे जननायक शुभम। लोकहित के लिए समर्पित तेजस्वी यशस्वी और कर्मनिष्ठ जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा नमन
करतल ध्वनि के साथ प्रणाम। आदर और विनम्रता के साथ अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आशीर्वचन के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्रेड ए के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक स्तर के हमारे सभी अधिकारीगण, अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी उपस्थित अधिकारीगण, नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स, उनके अभिभावकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जुड़ने और आपके एक सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को इस पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को ससमय पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज पूरे देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये केवल अपनी संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के साथ ही पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो उनकी अपेक्षाएं थी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिस त्वरित गति से 9 वर्ष के अंदर कार्य किया, आज वह देश के अंदर एक मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है। और आप सभी लोग उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। – 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 9.25 वर्ष हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग उस समय टीनेजर्स रहे होंगे, सभी के सभी लोग थे, क्योंकि आप में से कोई भी 18 वर्ष 28 वर्ष से ऊपर का तो हो नहीं सकता है। मैं खन्ना जी को छोड़ दें तो खन्ना जी की तो उम्र 90 के आसपास होगी, तो उनके लिए ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन आपकी उम्र आज से 10 वर्ष पहले 17-18 वर्ष की रही होगी, 10 वर्ष से लेकर के 17-18 वर्ष के बीच की रही होगी। स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपने मां बाप पर आश्रित रहे होंगे। कोई स्कूल जाता रहा होगा, कोई कॉलेज की तरफ पहली बार देखा होगा। और वो उम्र ऐसी होती है जब व्यक्ति
जब मां बाप पर आश्रित रहता है तो बहुत जो है उनको गंभीरता के साथ नहीं लेता है, हर एक घटना को ये मान के चलता है, क्योंकि मां बाप का आश्रय से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता, उसके लिए सब कुछ वही है, इसलिए उसको बहुत चिंता नहीं होती है। लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए, और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे, जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे। मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था, यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं। जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता? कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि यह कभी हो पाएगा यूपी में। हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद की घटना मुझे भी याद थी, और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम था, उन सभी को सजा हुई है, और इतनी गंभीर सजा हुई है कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया। तो चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनके दौरे को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, और इस दौरान वे संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी तथा जिला अध्यक्षों और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों से 1-to-1 बातचीत भी वो करेंगी। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से चल रहे मंथन के बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है, और नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत श्रीनिवास पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रीनिवास जी, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है?
बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की अभी तक टीम का गठन नहीं हो पाया है, इसलिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी जवाब देने के लिए तैयार हो, लेकिन किसकी अगुवाई में हो। केवल प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ाया जा सकता, इसके लिए कार्यकारिणी का गठन जरूरी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का जो 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का आज से रहने वाला है, उस 2 दिवसीय दौरे में प्रदेश कार्यकारिणी की गठन की इकाई का विधिवत उसकी घोषणा आज कर दी जाएगी और गणेश कुंडियाल जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी पूरी टीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़े थे। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देहरादून में 29 जून को रोजगार मेला, बेरोजगार युवाओं के लिए क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की पहल। 16 जून से रोजगार मेले के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां इसमें भर्ती करेंगी। कुल 50 रिक्त पदों पर चयन होगा। 12,300 से 30,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। फार्मा, लैब, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सेल्स व टेक्निकल क्षेत्र में अवसर उपलब्ध इसमें होने वाले हैं। देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे की तैयारियों की समीक्षा की है। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 20 जून को होने वाला राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किया जाए और सभी विकास खंडों में किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में 26 जून को पंतनगर और रुद्रपुर में प्रस्तावित केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत वेदर स्टेशनों के शुभारंभ और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए स्वीकृत 25 करोड़ रुपए की क्लस्टर आधारित योजनाओं का शुभारंभ भी प्रस्तावित है। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के अनुसार चंपावत को आदर्श जनपद के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह जिला पर्यावरण, पर्यटन और संस्कृति के साथ वैश्विक योग केंद्र बनेगा। शारदा और गोलजीव कॉरिडोर में योग को आधार बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली और मायावती स्थित अद्वैत आश्रम के महत्व को देखते हुए जन जन योग, घर घर योग अभियान चल रहा है। 21 जून को मुख्यमंत्री योग अभियान शुरू करेंगे। सेना सहित लोग इसमें भाग लेंगे। योग सखी दीदी पहल से महिलाओं को प्रशिक्षण व रोजगार मिलेगा, पर्यटन और आजीविका बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के को ये जनपद जो है चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की परिकल्पना रखी गई है, एक विजन रखा गया, सोच रखी गई है। इसी के तहत जो हमारा जनपद है, आप देखेंगे कि ये पर्यावरण और पर्यटन और संस्कृति इन सब में बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पे योग जो है, योग का भी एक प्रमुख केंद्र जो हमारा जनपद है वो रहा है। इसको विश्व के पटल पर एक समुचित स्थान दिए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यहाँ पे जो कार्रवाई या जो तैयारियाँ, जो सुविधाएं आवश्यक है उसको विकसित किया जाए। शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, इन सभी में आप देखेंगे कि योग को एक प्रमुख केंद्र के रूप में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। रुड़की के शेरपुर खेलमऊ गांव में दलित नेता और बाबा भीमराव अंबेडकर समिति के पैरोकार आदेश ने सभी ग्रामीणों के साथ एक मीटिंग कर गांव की विभिन्न समस्याओं को अतिथि के तौर पर पहुंचे झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाटी के समक्ष रही, जिस पर विधायक ने सभी जन समस्याओं को हाथों हाथ निवारण करते हुए उन्हें जल्द से जल्द हल करने की बात कही। इन समस्याओं में अधिकांश जल भराव और नालों के निर्माण को लेकर समस्याएं रही, जिन्हें लेकर विधायक ने जल्द ही ग्रामीणों को समस्या का समाधान करने की बात कही है। इस मौके पर सभी लोगों ने विधायक वीरेंद्र जाटी का आभार जताया और कहा कि एक ऐसे नेता हैं जो पिछले 4 सालों से लगातार विधानसभा के लोगों का ध्यान रखते हैं। जो कुछ मांग भी आज यहाँ इसमें थोड़ी जल निकासी की दिक्कत समस्या है, एक नाला बनवाने की है, तो ऑलरेडी हमारे प्रपोजल में वो टेंडर हो गया है, तो हम उसे जल्दी कर भी देंगे, उसका समाधान भी हम लोग कर रहे हैं। तो और जितने भी यहाँ छोटी छोटी समस्याएं थी वो हम पहले ही ऑलरेडी हल कर चुके हैं। और भाई आदेश जी को एक विशेष गिफ्ट भी दिया है और किसी दिन जब वो तैयार होगा तो हम आप उसको दिखाएंगे भी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विधायक जी का और मेरे ग्राम समाज के जो महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे आवाज पर आए और मेरी इस सभा को उन्होंने बहुत अच्छा शोभा बनाया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विधायक जी ने जो मुद्दों से चली आ रही जो समस्या थी वो हमारी कुछ खत्म भी हो चुके हैं और कुछ बाकी भी है। और जैसे कि जल निकासी को लेकर के, तालाब को लेकर के, सौंदर्यकरण को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के, तो
उनका वादा किया है। हम आगे आने वाले समय में हमने सबको मौका दे के देख लिया, अब तो युवा ही राज करेगा, युवा ही है, युवा और किसी के बस का कुछ रहा ही नहीं सर, मेरा तो यही कहना है। प्रधानी का चुनाव अपना आदेश भाई रहेगा, यदि 80 में सीट आती है तो प्रधानी का बिल्कुल लड़ेंगे। बाकी हमारा तो ऐसा है, हमारा तो बीडीसी का है जी, अगर जनता जनार्दन चाहेगी तो अपना बीडीसी का चुनाव होगा। जैसा तेजान साहब ने अपने जन्मदिवस के मौके पर एक अलग पहल की, इसका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं और नवयुवकों से अपील करते हैं कि भाई एक अच्छे काम के लिए बाबा साहेब ने भी हमें अग्रसित किया कि अच्छे काम के लिए उसको चलते रहें, अपने जो नशा वशा है उससे सब दूर रहें। वैसे हमारा गांव बहुत ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी बांध परियोजना की मंजूरी से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तों के अनुपालन को लेकर राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्देश विधायक विक्रम सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में कहा गया कि टिहरी बांध परियोजना को मंजूरी देते समय भारत सरकार ने भागीरथी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन की अनिवार्य शर्त रखी थी। इसके तहत वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने विशेष अधिनियम भी पारित किया था, जिसमें अथॉरिटी को सरकारी फंड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य गठन के बाद भी अथॉरिटी को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है, जिससे उसके निरीक्षण और निगरानी कार्य प्रभावित हुए हैं। तो वहीं याचिका में अदालत से आवश्यक फंड जारी कर शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की गई है। चंपावत जिले के लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एबट माउंट में गुलदार का खतरा बढ़ गया है। एबट माउंट निवासी सलीम जावेद ने जानकारी देते हुए बताया है कि गुलदार छत से होता हुआ उनके घर में आ गया और उनके कुत्ते पर उन्होंने हमला कर दिया। सलीम जावेद ने बताया कि समय घर के छोटे बच्चे आंगन में ही थे। शोरगुल मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। सलीम जावेद ने बताया कि घटना उनके सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इस तरह से घरों में आने से काफी अब खतरा बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि आजकल एबट माउंट क्षेत्र में बड़ी तादाद में पर्यटक आए हुए हैं जो देर रात तक फील्ड या उसके आसपास घूमते हैं। गुलदार के इस तरह के आबादी क्षेत्र में आने से पर्यटकों की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा बढ़ गया है। आपके माध्यम से यही प्रशासन और वन विभाग से ये कहना है कि इसको तुरंत या तो ट्रैंकुलाइजर किया जाए या इसको पिंजड़े में पकड़ा जाए। कल तो 1-1 बजे रात तक घूम रहे हैं वहाँ पर। ये तो 9 बजे की घटना है। 9 बजे माने कोई खास टाइम नहीं होता आजकल। बिल्कुल बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सब। पूरा यहाँ कुमाऊं टूरिज्म का जो हट है पूरा पैक है। कोई ऐसा वहाँ पे खाली बंगला नहीं है, कोई ऐसा मतलब हट खाली नहीं है जहाँ पर्यटक ना हो। बहुत दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं, वो भी रात को घूमते रहते हैं। इसलिए ये एक बहुत गंभीर घटना हो सकती है यहाँ पर को, अगर प्रशासन नहीं जागा तो टाइम से। सिद्धार्थगंज के अग्रसेन ट्रस्ट में तहसील दिवस में सीडीओ दिनेश शाशमी, एसडीएम तुषार सैनी ने जनता की समस्याओं को सुना। तहसील दिवस में समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और उनकी समस्याओं का निदान अधिकारियों द्वारा मौके पर किया गया। तहसील दिवस में भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह और साथ ही अधिकारियों ने बैठकर जनता की समस्याओं को सुना। तो आज यहाँ पे जो हमारी टोटल कंप्लेंट्स अराउंड 86 आई है, जिसमें से लगभग 40-45 की कंप्लेंट्स यहीं पे निस्तारित कर दी गई और बाकी जो हमारी ऐसी डिमांड्स और इशूज़ हैं उन्हें हमारे द्वारा विभिन्न विभागों को मार्क किया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पिछली बार भी जब हम तहसील दिवस से हम आए थे यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई थी जिन्हें फील्ड में हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था। एक प्रॉब्लम जो सिद्धार्थगंज की चौक की थी, चौक बहुत चौड़ी है, बड़ी है और उसमें ट्रैफिक जाम रहता है। हम लोगों का सलीड इनिशिएट किया गया यहाँ पे और आज आप देखेंगे कि उसका भी निपटारा कर दिया गया है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट गोविंद घाट ने पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से आपसी सद्भाव, अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील की है। ट्रस्ट के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने कहा कि 23 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक हजारों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। उन्होंने यात्रियों से धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने, किसी भी प्रकार के विवाद से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया है। ट्रस्ट ने यह भी अपील की है कि श्रद्धालु अनावश्यक रूप से शस्त्र साथ न लाएं और विशेष रूप से बच्चों को किसी भी प्रकार के शस्त्र रखने से बचाएं। साथ ही किसी समस्या की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਲ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰ धाम आ रहा है वो बहुत ही सल्ट विकास खंड के रामानंद आश्रम अनेड़ी तड़ार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गेड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने राजा हरुहीत मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र एवं प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों एवं मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष का फूलमालाओं और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने कथावाचक राजेंद्र नैनवाल का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रीमद् भागवत कथा में सहभागिता की। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा गया। हेमा गेड़ा ने मंदिर के सौंदर्यकरण हेतु जिला पंचायत निधि से 3 लाख रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उत्तराखंड के एक युवक को गुजरात में शेर ने अपना शिकार बना लिया। स्थानीय लोगों और वन विभाग को मौके से आधा खाया हुआ सर और पसलियों के टुकड़े मिले हैं, जिनके आधार पर युवक की पहचान की गई है। युवक पिथौरागढ़ का रहने वाला था और गुजरात के अमरेली जिले में एक होटल में काम किया करता था। देर रात प्रकाश चंद्र अपने घर जाने के लिए होटल से निकला था। इसी दौरान कोवाया गांव के पास अंधेरे में घात लगाए बैठे शेर ने उस पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया और उसे घसीटकर झाड़ियों में ले गया। शेर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और शरीर को बुरी तरीके से नोच डाला। इसके बाद मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। तो जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।